नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पीएससी संकल्प पर। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास का कारवा आज मेरे साथ शुरू हो चुका है। कारवा है प्लासी के युद्ध से भारत की आजादी तक का कारवा। तो जुड़ जाइएगा मेरे साथ। प्लासी के युद्ध से भारत की आजादी तक का यह आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसे बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके आगामी परीक्षाओं में इससे काफी सारे प्रश्न आए। दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय है और मैं इंडिया का टॉप एजुकेटर अनअकैडमी का हूं, ऐसा लोग कहते हैं। जुड़ चुका हूं आप सभी के लिए इतिहास को समझाने। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं चर्चा करूं। प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों को व्यापारी से शासक बनाने वाला युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में द बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का एक संघर्ष था और उसका परिणाम था। और इस युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण और कई स्थायी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। प्लासी के युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो ये युद्ध जो है वो 1757 यानी कि 1757 में हुआ ये युद्ध है। और 1757 के लगभग 100 साल के बाद यानी कि 1857 में एक और युद्ध जो हुआ, जिसे कि विद्रोह कहा जाता है या जिसे हम भारत की आजादी का पहला युद्ध कहते हैं या पहला संघर्ष कहते हैं। लेकिन 1757 से लेकर 1857 का ये 100 साल कैसा रहा, इसकी यात्रा कैसी रही, इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसी पर हम शुरू कर रहे हैं। आज से हम श्री गणेश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि 1757 ईस्वी में हुआ ये प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना अगर कर दी, अगर मैं ऐसा कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सच है। बंगाल की तत्कालीन स्थिति के बारे में बात करें तो बंगाल में उस समय अंग्रेज स्वार्थ ने जो है वो बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का एक अवसर ढूंढ लिया था, एक अवसर मिला था। उस समय अलवर्दी खां, जो पहले बिहार के नायब निजाम था, ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद आई राजनीतिक उठापटक का जो है वो सबसे ज्यादा फायदा उठाया था। उसने अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था वो। उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खां को युद्ध में हराकर मार डाला था और स्वयं अपने आप को जो है उसने नवाब घोषित कर लिया था। 9 अप्रैल को अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई और अलवर्दी खां अपनी कोई संतान ना होने के कारण उसने अपने मृत्यु के बाद अगला नवाब कौन होगा, इसके लिए जो उत्तराधिकार था उसके लिए काफी सारे षड्यंत्र जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। आइए कुछ चीजों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर में आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई साल 1757 में 23 जून को लड़ी गई थी। प्लासी में नवाब की हार और अंग्रेजों की धमक बढ़ी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह निर्णायक जीत कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के अगुवाई में मिली। बंगाल के नदिया जिले में यह जंग गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक जगह पे हुआ था। दो दुश्मन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो 40,000 सैनिकों और 50 फ्रांसीसी तोपों के साथ लड़ा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास 1000 अंग्रेज और 2000 भारतीय सैनिक थे। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी और इस अहम युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के राज की नींव रखी और फ्रांसीसियों की ताकत कम होती चली गई। कुल मिलाकर आपने सारी चीजों को देखी, अब हम और भी अच्छे समझते हैं। मैंने कहा 9 अप्रैल को अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई और अलवर्दी खां की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए षड्यंत्र होने लगा। पर अलवर्दी खान ने अपने जीवन काल में अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को जो है वो उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। तो अंततः हुआ क्या? अंततः यही हुआ कि अलवर्दी खान ने जिसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था वही बंगाल का नवाब बना, यानी कि सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना। अब सिराजुद्दौला के बारे में अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला नवाब तो बन गया था दोस्त, लेकिन उसको अपने कई विरोधियों का जो है विरोध का सामना करना पड़ा और
सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी था सिराजुद्दौला का, तो वो उसी के परिवार का एक सदस्य था जो रिश्ते में उसकी मौसी लगेगी। यानी कि उसकी मौसी ही जो है वो उसकी सबसे बड़ी, अगर हम बात करें तो, विरोधी थी। और उस मौसी का नाम क्या था? तो सिराजुद्दौला की मौसी का नाम था घसीटी बेगम। यानी कि घसीटी बेगम जो है एक बहुत बड़ी साजिशकर्ता थी, एक बहुत बड़ी विरोधी थी। किसकी? सिराजुद्दौला की। घसीटी बेगम का पुत्र था और पुत्र का नाम था शौकतगंज। और घसीटी बेगम यही चाहती थी कि शौकतगंज जो है वही जो है वो क्या बने? नवाब बने। क्रम कालखंड सभी को ध्यान से याद रखिएगा। तो शौकतगंज जो स्वयं पूर्णिया, पूर्णिया आप जानते हैं बिहार में है, वहां का शासक था, उसने अपने दीवान अमीर चंद और मित्र जगत सेठ के साथ सिराजुद्दौला को परास्त करने का सपना देखा। मगर सिराजुद्दौला पहले ही जो है वो सावधान हो चुका था। उसको पता था कि मौसी कुछ ना कुछ तो गेम खेल रही है, तो भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। उसने सबसे पहले घसीटी बेगम को, यानी कि अपनी मौसी को जो है वो कैद किया और उसका सारा का सारा धन जो है उसने जब्त कर लिया। और इससे क्या हुआ कि जो घसीटी बेगम का बेटा था यानी कि शौकतगंज, ये भयभीत हो गया और उसने सिराजुद्दौला से कहा कि भैया हम तुम्हारे प्रति बहुत वफादार हैं, मौसी के बेटे हैं, तुम हमारे मौसी के बेटे, हम तुम्हारे मौसी के बेटे, हम दोनों मौसी मौसी के बेटे हैं, तो हम लोग क्या करें कि साथ में रहे और मैं आपके लिए जो है वो क्या हो जाऊंगा? बहुत ही ज्यादा वफादार हो जाऊंगा। पर सिराजुद्दौला ने बाद में उसे युद्ध में हराया और शौकतगंज की जो है वो हत्या कर दी गई, यानी कि शौकतगंज को मार दिया गया। ये तो कंडीशन आपको समझ में आई सिराजुद्दौला, घसीटी बेगम और शौकतगंज के बीच में। लेकिन एक दूसरा इसके आसपास एक और घटना हो रही थी। घटना क्या हो रही थी? घटना यह हो रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर रही थी और दक्षिणी में फ्रांसीसियों को हराने के बाद अंग्रेजों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए। जब फ्रांसीसी हारते चले गए तो अंग्रेजों को लगा कि अब धीरे धीरे हम फ्रांसीसियों के कब्जे वाले सारे क्षेत्रों को हम कब्जा कर लें। मगर बंगाल में हम क्या देख रहे हैं कि बंगाल में जो अंग्रेज हैं वो अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहे थे, लेकिन अलवर्दी खां जो है, जो पहले से ही सिराजुद्दौला को जो उसने सलाह दिया था कि वो किसी भी हालत में अंग्रेजों को बंगाल के अंदर दखल ना देने दे, इसलिए हमेशा अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों को लेकर बहुत ही ज्यादा शंका के नजर से, बहुत ही संकित होकर देखता था। लेकिन अब अंग्रेजों को क्या चाहिए था? अंग्रेजों को बंगाल चाहिए था और बंगाल अंग्रेज छोड़ नहीं सकते थे। तो अगर बंगाल चाहिए तो अंग्रेजों को युद्ध करना होगा, संघर्ष करना होगा। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। तो अब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो है वो युद्ध शुरू हुआ। और हुआ कैसे? तो हुआ ऐसे कि सिराजुद्दौला के बारे में अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला के बारे में अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला क्या किया था? सिराजुद्दौला ने अगर हम बात करें तो अंग्रेजों का एक किला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। इस फोर्ट विलियम के ऊपर सिराजुद्दौला ने जो है वो कब्जा कर लिया था और कब्जा करके इसको नष्ट करने का आदेश दिया। अंग्रेजों को कहा कि भैया तुम फोर्ट विलियम को जो है वो नष्ट करो। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बात को जो है वो क्या कर दिया? नकार दिया। नवाब गुस्सा हो गया और 1756 यानी कि 1756 प्लासी के युद्ध के एक साल पहले नवाब ने फोर्ट विलियम के ऊपर हमला कर दी। 20 जून 1756 को कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और अधिकार होने से पहले अंग्रेज गवर्नर था जिसका नाम था ड्रेक। जो अंग्रेज गवर्नर ड्रेक था वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वहां से भागा। कहां? एक स्थान था जिस द्वीप का नाम था फुल्टा। तो फुल्टा नामक द्वीप पर जाकर जो है इसने शरण ले ली थी। किसने? ड्रेक ने। कलकत्ता में जो बची खुची अंग्रेजों की जो सेना थी उसने सिराजुद्दौला के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। अनेक अंग्रेजों को बंदी बनाकर जो है मानिक चंद के जिम्मे में कलकत्ता का भार सौंपकर नवाब जो है वो अपनी राजधानी कलकत्ता से मुर्शिदाबाद चला गया। ऐसे ही परिस्थिति में घटना हुई जिसे काल कोठरी की दुर्घटना कहते हैं, द ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से आप इतिहास में पढ़ते हैं। और इस घटना के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज और बंगाल के नवाब के जब संबंध और भी ज्यादा कटु बन गए थे, अंग्रेजों ने जो है माफ कीजिएगा सिराजुद्दौला ने जो है, नवाब ने जो है 146 अंग्रेजों को, जिनमें उनकी स्त्रियां थी, बच्चे थे, उन सबको फोर्ट विलियम के अंदर
जिस फोर्ट विलियम को नष्ट करने की बात की जा रही थी, इसी फोर्ट विलियम के अंदर एक कोठरी के अंदर जो है वो सबको बंद कर दिया और दम घुटने से जो है इसकी मौत हो गई थी, जितने भी अंग्रेज थे। अब कलकत्ता में जब यह घटना घटी तो इसका खबर पहुंचा कहां? मद्रास। और मद्रास में जो अंग्रेज थे वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए और मद्रास में बैठे हुए अंग्रेजों ने वहीं से एक बात ठान ली थी, क्या? कि सिराजुद्दौला को किसी भी शर्त पे जो है वो क्या करना है? बदला लेना है, इसको हराना है। शीघ्र ही मद्रास से कलकत्ता की तरफ क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व में एक थल सेना जो है वो कूच कर गई। नवाब के जितने भी अधिकारी थे उनको रिश्वत देकर अपने पक्ष पर कर लिया गया और सिराजुद्दौला जो कि मुर्शिदाबाद गया था, मानिक चंद को कलकत्ता सौंप कर मानिक चंद ने बिना विरोध के कलकत्ता जो है वो अंग्रेजों को सौंप दिया। बाद में अंग्रेजों ने जो है वो हुगली पर अपना अधिकार कर लिया और ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेजों के साथ जो है वो समझौता करना पड़ा। और नवाब ने जो अंग्रेजों के साथ समझौता किया, उस समझौते को या उस संधि को अलीनगर की संधि कहा जाता है। क्या है अलीनगर की संधि? इसको भी अगर हम बात करें तो इस अलीनगर की संधि के बारे में कहा जाता है कि यह संधि 9 फरवरी 1957 को हमें देखने को मिलता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, 1757 को जो है यह संधि हमें देखने को मिलता है। तो 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ संधि की थी, अलीनगर संधि के नाम से जानते हैं, और जिसके अनुसार यह हुआ था कि मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी सुविधाएं जो होंगी वो सारी सुविधाएं जो है वो फिर से वापस मिल जाएगी। नवाब को लाचार होकर अंग्रेज को सारी जितनी भी जब्त फैक्ट्रियां थी, जो भी संपत्तियां थी, वो उसने अंग्रेजों को वापस कर दिया। कंपनी को नवाब की तरफ से हर जाने की रकम देनी पड़ी। नवाब अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा था। अब इसके बाद शुरू हुआ किस चीज का? इसके बाद शुरू हुआ प्लासी का युद्ध। अब अंग्रेज इस संधि से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि अंग्रेजों के दिमाग में सिराजुद्दौला को जो है वो मारने की बात चल रही थी। अंग्रेज को वो 145 अंग्रेजों का दम घुटना यानी कि ब्लैक होल की घटना उनके दिमाग में चल रही थी। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि सिराजुद्दौला को किस प्रकार से गद्दी से हटाया जाए और किस प्रकार से अपने वफादार नवाब को जो है वहां बैठाया जाए, जो कि अंग्रेजों के कहने के हिसाब से जो है वो काम करे, जो अंग्रेजों के किसी काम में रोड़ा ना डाले। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और उसने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था मीर जाफर। क्लाइव ने मीर जाफर के साथ एक गुप्त संधि कर ली। बात समझ में आ रही है? और संधि के हिसाब से जो है वो मीर जाफर को जो है वो क्लाइव ने क्या कर दिया? नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, और नवाब बनाने का जो है घोषित करके उसको लाभ दिया। अब इसके बदले में मीर जाफर से क्या कहा गया? मीर जाफर से कहा गया, भैया तुमको अगर हम नवाब बना रहे हैं तो तुमको क्या करना होगा? कासिम बाजार, ढाका, कलकत्ता, इसकी किलेबंदी करनी होगी, 1 करोड़ रुपया देने होंगे और उसके साथ साथ जो भी अंग्रेजों की सेना के व्यय यानी कि खर्च होंगे वो सब तुम उठाओगे। अब इस षड्यंत्र में कहा जाता है कि षड्यंत्र में जो है वो 3 लोग और अंग्रेजों के साथ जुड़ गए। कौन कौन? एक था जगत सेठ, ठीक है ना, दूसरा था राय दुर्लभ बहादुर, और तीसरा था अमीचंद। ये 3 लोग और जो हैं इस षड्यंत्र में अंग्रेजों के साथ जुड़कर जो है वो काम करना शुरू किए। अब क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की जो संधि थी उस संधि का भंग करने का आरोप लगाया और इस समय नवाब की स्थिति ज्यादा दयनीय हो गई थी कि नवाब अब अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला करने में अपने आप को बहुत ज्यादा सक्षम नहीं मान रहा था। साथ में नवाब की स्थिति कमजोर हुई तो दरबार में जो है वो षड्यंत्र होने लगा। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से जो खतरा उत्पन्न हुआ था, ठीक है, उस स्थिति ने उसे और भी ज्यादा भयभीत कर दिया। उसने मीर जाफर को अपनी तरफ करने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। नवाब की कमजोरी को भांपकर क्लाइव ने क्या किया? एक सेना को उसके तरफ प्रस्थान किया। नवाब अपनी राजधानी को छोड़कर भाग गया। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं का जो है वो मुठभेड़ हुआ और इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये जो मुठभेड़ हुआ वो मात्र एक नाम मात्र का युद्ध था क्योंकि नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा लिया ही नहीं। आंतरिक कमजोरी के बावजूद कहा जाता है कि सिराजुद्दौला की जो सेना है जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहन लाल कह रहे थे, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मीर मदन
और मोहन लाल क्या कर रहे थे, ये सिराजुद्दौला की सेना का जो है वो क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने अंग्रेजों की सेना का डटकर सामना किया, परंतु मीर जाफर का जो विश्वासघात था उसके कारण सिराजुद्दौला जो है हार गया, वो जान बचा कर भागा। परंतु मीर जाफर का जो पुत्र था जिसका नाम था मीरन, उसे उसने पकड़वा कर जो है वो मरवा डाला। अब इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? अब इस युद्ध के परिणामों के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ, इसके परिणाम क्या हुए? तो परिणाम अत्यंत ही व्यापक और स्थायी निकले। इसका प्रभाव कंपनी, बंगाल और भारतीय इतिहास पर पड़ा। मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। उसने कंपनी का क्लाइव को बेशुमार धन दिया और संधि के अनुसार अंग्रेजों को कई सुविधाएं मिली। बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली मात्र था। प्लासी के युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। अंग्रेज अब व्यापारी से राजशक्ति के बड़े स्रोत बन गए। इसका नैतिक परिणाम भारतीयों पर बहुत ही बुरा पड़ा। एक व्यापारी कंपनी ने भारत आकर यहाँ के सबसे अमीर प्रांत के सूबेदार को अपमानित कर गद्दी से हटा दिया। मुगल सम्राट तमाशा देखते रह गए। आर्थिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण करना शुरू कर दिया। इसी युद्ध से प्रेरणा लेकर क्लाइव ने आगे बंगाल में अंग्रेजी सत्ता स्थापित कर ली। बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेजों ने दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये आज का सेशन रहा प्लासी से विभाजन तक की जो यात्रा है, उस यात्रा का ये पहला कड़ी था और ये कड़ियां चलती रहेंगी। ये कड़ियां एक सीरीज के रूप में आपके लिए चलती रहेंगी। उम्मीद है कि ये कड़ी आपको पसंद आएगी। कड़ी अगर पसंद आ रही है, ये यात्रा आपको पसंद आ रही है कहानी के रूप में, तो कृपया अपने कमेंट जरूर करके बताइएगा। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। कॉपी पेन लेकर इसे नोट करते रहिएगा। अपने सुझाव भी मुझे देते रहिए। आपके सुझाव को मैं स्वागत करूंगा और जहां और भी सुधार करने की आवश्यकता है मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अनअकैडमी पे आप जुड़े हैं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट या इंडिया का टॉप मोस्ट एडुटेक चैनल है। अगर यहां आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और आप चाहते हैं कि अनूप सर के गाइडेंस में ही आप अपनी तैयारी करें, तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से लाइव मेंटरशिप के लिए, लाइव डाउट सॉल्विंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये कोड जो है वो अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर जो है वो वैलिड है। अगर यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो 9,499 1 साल का और 11,999 2 साल का फीस है। लेकिन जैसे ही आप अनूप 10 कोड यूज करोगे आपको यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। उस डिस्काउंट का आपको लाभ मिलेगा, आपको लाभ उठा लेना है। काफ़ी सारे एडवांटेज है। कहीं भी, कभी भी, एनी टाइम, एनीवेयर आप लाइव रिकॉर्डेड सेशन कर सकते हैं। मल्टीपल करस्पॉन्डेंस कोर्सेज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से पढ़ने की, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ढेर सारी सुविधाएं अनअकैडमी पर। तो फिर देर किस बात की, फटाफट मोबाइल उठाइए, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने कोर्सेज को चुनिए, अनूप 10 कोड का यूज करके डिस्काउंट पाइए और अपनी सपनों की जो दुनिया है उसकी यात्रा की शुरुआत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।